नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुलकर वो बताते हैं आपको, जो कोई और नहीं बताता। आइए आपको पहले शुरुआत में मेहमानों से मिलवाता हूं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आज पाकिस्तान भी सोचे कि इसके नेता जो बोल जाते हैं ये कितना घातक हो सकता है इनके लिए। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा प्रोग्राम आपके लिए, पहले मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। एयर मार्शल संजीव कपूर जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेरे जनरल एसबीएस थाना साहब हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। हमारे ये तीनों मेहमान हैं, इनके बीच में मुझे लगता है कि अगर आप जोड़ें तो कम से कम 100 साल की मिलिट्री सर्विस तो हो जाएगी। 40 कम से कम 20 है ना, ऐसे तो करके तो 100 साल तो हो जाएंगे। तो ये 100 साल की मिलिट्री एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास बैठा हुआ है, आर्मी और एयरफोर्स दोनों का। और मैं आपको बता रहा हूँ आज कुछ स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान से आई हैं। ये प्रोग्राम क्यों किया हमने आज, सुबह सुबह नजर पड़ी कि पाकिस्तान के वो जो बड़बोले डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ जी, उन्होंने कहा था कि हम 30 साल से पाल रहे थे आतंकवादी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हमने इतने जहाज गिरा दिए। तो एंकर ने पूछा कैसे, प्रूफ क्या है? उन्होंने कहा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे देखिए 6 जहाज गिरे हुए इंडिया के। तो वही डिफेंस मिनिस्टर अब ये फिर टीवी पे बैठ गए सर, और इन्होंने वहां जाके टीवी पे बैठ के इस बार कमाली बात कह दी। इन्होंने कहा शिमला एग्रीमेंट इज डेड। ओके व्यूअर्स बहुत गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा शिमला एग्रीमेंट इज डेड, और अब जो एलओसी थी वो एलओसी नहीं रही। पहले सीज फायर लाइन बोलते थे शायद, अब वो सीज फायर लाइन हो गया, वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रह गया। अब हम जब ये लड़ाई रुकी थी भारत पाकिस्तान के बीच में, कब? कश्मीर को लेके 1948 में हम पहुंच गए हैं। तो 1948 में तो लड़ाई चल रही थी, जिसका जो बस चल रहा था वो कब्जा कर रहा था। तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि एलओसी फ्री फॉर ऑल हो गई, अब जो चाहे करे कोई। तो ये बात किसी देश का रक्षा मंत्री कह रहा हो तो आप अंदाजा लगाएं, पहले तो बुद्धि पे तरस खाएं और फिर इसके मतलब पर जाएं। तो ये हम लोग आज बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आपको आतंकवाद पर बात करनी है, हमसे बात कीजिए, हम एक्सपर्ट हैं आतंकवाद की। ये एग्जैक्ट शब्द है, वी आर दी एक्सपर्ट्स। आईएसआई से सीखिए ना कैसे डील करते हैं आतंकवादियों से। तो हमें इनवाइट कर रहा है कि आईएसआई से आप टेररिस्ट को कंट्रोल करना सीखिए। अब ये जो बंदा है, अब मैं इनकी तरह अगर बोलूं, ये जो है ना आसिफ, ख्वाजा आसिफ जो है, तो ये जो है ना सर, ये कहना चाह रहे हैं, करना तो चाह रहे थे शरारत। ये चाहते थे कि शिमला एग्रीमेंट को डेड डिक्लेयर करो। तो इसका मतलब ये कि अब कश्मीर के मसले पर पूरी दुनिया को इन्वाइट करो कि आप आके भारत और पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो कि शिमला एग्रीमेंट में था कि ये केवल दोनों देश बायलैटरली, जिसको तो कहना तो ये चाह रहे थे। लेकिन फिर ये भूल गए कि एलओसी पे तो फौज बैठी है, तो फौज क्या हाल करेगी इनका। नाउ इफ एलओसी इज डेड, शिमला एग्रीमेंट इज डेड सर, तो मतलब एलओसी इज आल्सो ओवर। सी, अगर ये बोलते हैं कि शिमला एग्रीमेंट डेड है तो एलओसी का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जो ये दूसरी बात बोल रहे हैं उसका भी कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर ये बताते हैं कि ये हम सीजफायर लाइन पे चले गए ना, आप वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि जो ये यूएनएससी रेजोल्यूशन है वो तो उसी दिन डेड हो गया था। यूएनएससी रेजोल्यूशन ने बोला था कि सबसे पहले पाकिस्तान पीओके खाली करेगा, स्टेप नंबर 1, बाकी सारे स्टेप उसके बाद। वो हुआ ही नहीं, तो यूएनएससी रेजोल्यूशन खत्म हुआ। उसके बाद में वो यूएनएससी रेजोल्यूशन के बाद में एक कराची एग्रीमेंट हुआ था, तब ये सीज फायर लाइन बनी थी। अब ये जब ये दोनों चीजें खत्म, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो शिमला एग्रीमेंट होने का मतलब ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी खत्म हो गई हैं। तो भारत उस स्टेज पर तो जाएगा ही नहीं, ना ही वर्ल्ड में किसी को जाने देगा भारत। इसीलिए आप देखिए बार बार जब प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं, तो भारत मना कर देता है कि ना, मध्यस्थता का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ही इलाका है, इसके अलावा और कोई इलाका बचा नहीं। तो मैं उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहा। अब मैं इनको यही बताना चाहूंगा कि देखिए, आपने जैसे ही शिमला एग्रीमेंट खत्म किया, इसका मतलब अब हमें पूरी छूट है, जिस दिन हमारा मन करेगा हम पीओके वापस ले लेंगे। बाकी सब जो आपका है ना, वो यूएन रेजोल्यूशन और सीज फायर लाइन, ये सब आप भूल जाइए, क्योंकि ये सब इसको मानने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आपने जो एग्रीमेंट जो था उसको आपने ये समझ में आपके आया नहीं कि आप उस एग्रीमेंट को अगर हटा देते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। इन्वाइटिंग इंडियन आर्मी। हाँ, तो अब तो हमारे लिए खुला इन्विटेशन है। टाइम की बात है कि जब भी ये विल बनती है हमारी, पीओके लिया जा सकता बिना किसी परेशानी के। हमारे लिए ना लाइन ऑफ कंट्रोल है, ना सीज फायर लाइन है, ना यूएनएससी रेजोल्यूशन है। शिमला एग्रीमेंट खत्म तो तीनों खत्म। अभी तक भारत उसका सम्मान कर रहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान कर रहा था। हाँ, कि भाई हाँ, हम जहां हैं, हमने साइन की थी शिमला एग्रीमेंट, तो हमारी सेना जहां बैठी है वो हम वहीं रहेंगे, तुम जाओ तुम वहीं रहोगे,
कोई एक दूसरे की सेनाएं जो एक दूसरे की टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगी, और अगर वो ख़त्म कर दिया आपने तो फिर फ्री फॉर ऑल है। सिंपल सी बात इतनी है। और फ्री फॉर ऑल में फिर क्या होता है, हर लड़ाई में इनको मालूम ही है। सो बेसिकली इनके रक्षा मंत्री ये गलती जो है वो कर बैठे हैं। अब सर इसका ग्राउंड पर इसका मतलब क्या है? देखो, जो मेरी समझ है मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा कि 1948 का जो भारत पाक युद्ध हुआ है वो दुनिया के इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जब दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ी, बट उन दोनों सेनाओं के जनरल एक ही देश के थे, इंग्लैंड के। तो भारतीय सेना 1948 में वॉज लेड बाय एन ब्रिटिश जनरल, द पाकिस्तानी आर्मी वॉज लेड बाय अ ब्रिटिश जनरल, एंड जो लाइन ड्रॉ की गई है हमारे कश्मीर से, दिस वॉज डिसाइडेड इन लंदन। वो जबकि अभी थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे कि वो पानी को लेके था। जो अपर राइपेरियन रिवर्स हैं, अगर वो कश्मीर पूरा का पूरा भारत में आ जाता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सारे वेंटेज पॉइंट, चाहे रावलपिंडी हो चाहे वो हो, और जितने वाटरवेज के हेडवेज हैं उनको मिल जाते। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, 2013 में कहीं चीन के साथ इनका करार हुआ और चीन ने CPEC कॉरिडोर बनाने की राइट। पूरा का पूरा जो CPEC का है वो खुंजरे पास, जो कि चाइना को मीट करता है गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर, वहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट है खुंजरे पास से, और ये पूरा POK से होता हुआ नीचे ग्वादर तक जाएगा। तो चीनियों की जो नीति है, जो ये 2015 में उस टाइम $46 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, जो बढ़ के $56 बिलियन का हुआ, अभी कुछ अनुमान के हिसाब से $70 बिलियन उसके ऊपर खर्चे जाने थे। और अब जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है, ये चीनियों ने अफ़गानिस्तान पे भी नज़र डाली है, तो बोला कि ये CPEC कॉरिडोर अफ़गानिस्तान भी जाएगा, ये CPEC कॉरिडोर ईरान भी जाएगा। तो उनके जो मंशा है वो एक्सपेंशनिस्ट की है। भारत कहाँ पे इस पे है? भारत ने हर तरफ, मतलब 2015-16 से हर फोरम पे प्रोटेस्ट किया कि हमारे इलाके से, क्योंकि ये भारत का इलाका है, right. तो उसमें से हाईवे कैसे बना सकते हो आप बिना हमारी इजाज़त के। बट जो काराकोरम हाईवे है जो चीन ने बनाया, वो उन्होंने उनको एक्सपेंड किया। उन्होंने जो स्कार्दू दाइमर 2 जगह हैं वहाँ पे, उसको एरिया को भी कनेक्ट किया। तो ये एक इस तरह से साजिश की थी चाइना ने कि जितने बड़े बड़े शहर हैं ये हाईवे उस एरिया में से निकालते हुए हम नीचे लेके चले जाएंगे। इन्होंने वहाँ पे प्लान बनाए थे कि हम हवाई अड्डे बनाएंगे, इनका ये प्लान था, क्योंकि अगर कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करनी होगी तो इस वक्त उनके पास सिर्फ इस एरिया में स्कार्दू एक रनवे है, इस पाक ऑक्यूपाइड JNK में, हम गिलगिट। दूसरा मुद्दा आता है कि वहाँ की जो आम जनता है वो इतनी सताई हुई है क्योंकि उनका लैंड ग्रैब कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं वो जाके वहाँ बस रहे हैं, उनकी जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज है उनको ले जा रहे हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक गिलगिट बाल्टिस्तान में, बट वहाँ पे अंधेरा है। जैसे सुई गैस प्लांट है बलूचिस्तान में, वहाँ से गैस निकलती है, वो सारी की गैस खींच के पाकिस्तानी पंजाब में आती है। वो जो गैस वहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो वहाँ के लोगों के लिए। सर अभी कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि अब LOC का कोई मतलब नहीं रह गया शिमला एग्रीमेंट डेड होने के बाद, तो हर लिहाज से भारत के लिए तो मौका अच्छा है POK पर आगे बढ़ने का, बट चाइना कॉम्प्लिकेट्स इट। एब्सोल्युटली। अभी हर मुद्दे में अगर आप देखें, जो प्रधानमंत्री की स्पीच भी आई, लास्ट लाइन वाज वी कैन डिस्कस एवरीथिंग एक्सेप्ट POK। तो इट मीन जो POK है, अब ये वर्ड बार बार हर फोरम पे उठाया जाएगा। अभी तो हम POK की बात मतलब मिलिट्री टर्म्स में कर नहीं रहे थे, बट अगर उनका रक्षा मंत्री कह दे कि भाई अब 1948 पर चले जाओ, चले गए हैं हम, सो ये आर्मीज के बीच में कैसे ट्रांसलेट होती है ये बात? सो सौरभ, आप ये देखिए, अगर वो बोल रहे हैं कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई वजूद नहीं है, और लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई वजूद नहीं है, तो सीज फायर लाइन का भी कोई वजूद नहीं है जो 1948 वाली थी। उनके कहने से नहीं होगा कि 1948 की सीज फायर लाइन मानी जाएगी। तुम थोड़ी डिसाइड करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप ओरिजिनल पार्टीशन वाले मैप पे पहुंच गए हो आज की तारीख में। यानी जो भी POK आज की तारीख में जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पाकिस्तानी आर्मी बैठी है और उसके पीछे जो उनके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक तरह से वो इलीगल तो थे बिकॉज इट वॉज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक सम्मान दिया हुआ था।
अगर वो सम्मान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है हमारी तरफ से भी, तो इसका मतलब वो तो बिल्कुल ही इलीगल ऑक्यूपेशन हो गया। यू कैन वॉक थ्रू, जैसे सर कह रहे थे। अब मिलिटरली कैसे होगा, पॉलिटिकली कैसे होगा, वो अलग चीज़ है। बट आपने उसका वजूद हटाते ही यू आर सपोज टू बी बैक एट 1947 का जो पार्टीशन वाला मैप था, यानी पूरा कश्मीर भारत के अंडर होना चाहिए। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं इंटरनेशनली यूएन में जाएंगे, इंटरनेशनल फोरम में, वो तो मुद्दा था ही नहीं। और हमें ये समझना है सौरभ, हम जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं उसका हम मजाक बना रहे हैं, बिकॉज वो खुद अपना मजाक बनाते हैं। बट ये है क्या, ये एक क्लियर प्रोवोकेशन है। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो 4 दिन में हमने किया, लेकिन सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक्स किए। हमने उसको एस्केलेटरी लैडर पे इस तरह से कंट्रोल किया, मैनेज किया कि वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा सका। और अभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीछे, जैसे सर कह रहे हैं, चाइना बैठा हुआ हर तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम और प्रवोक हो सकें, जिसके थ्रू उनका जो मुद्दा है एस्केलेशन का वो हो सके। तीसरी बात, दुनिया में जाके तो ये पीस 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 कर रहा है, तो बट इट डजंट वांट पीस। हाँ, तो इनका हमेशा हर चीज़ में दो मुखा पहलू आप देखते हो कि डोमेस्टिकली और इंडिया को बताने के लिए कुछ और होता है और इंटरनेशनल फोरम में कुछ और होता है। अभी शहबाज शरीफ जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, उसने खुद एक्नॉलेज किया था 4 दिन पहले कि भाई हमें मजबूर होकर बेगिंग बाउल लेके जाना पड़ता है इंटरनेशनल फोरम में फॉर यू नो। उसने क्या मक्खन लगाया है सर ट्रंप को, अभी बताऊंगा आपको। एंड तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता था सौरभ, जो कि कंफर्म्ड नहीं है, बट आप देखिए कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। सो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल एनालिस्ट की रिपोर्ट आ रही हैं, सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, आपके रेडिएशन रिपोर्ट्स आ रही हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो उनका न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज था उसमें सीवियर डैमेज हुआ है। एक रिपोर्ट जो मैं कल पढ़ रहा था वो भी किसी वेस्टर्न एनालिसिस के द्वारा ही था, जिसने बोला कि अगर इसको सही माना जाए तो एज ऑफ टुडे पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। मतलब उसकी न्यूक्लियर वेपन्स की काबिलियत मानी ही नहीं जानी चाहिए। वेदर ये सच है या नहीं है, बट अगर इतने दिनों से इतना सब चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इंडियन एनालिस्ट कोई नहीं है इसको बोल रहा, सब पूरा वेस्ट बोल रहा है, ये सारा वेस्टर्न एनालिस्ट बोल रहा है, सैटेलाइट इमेजरी, टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज करके। एक ने तो ये तक कहा था सर, जब इंडियन इंटरव्यू हो रहा था, तो यहाँ से जब बोला गया कि नो बट आर आर्मी इज सेइंग वी डिडंट डू इट, सो उन्होंने कहा कि योर इंडियन जनरल्स आर वेरी कंजर्वेटिव, दे विल नेवर एक्सेप्ट इट। आई रिमेंबर दैट, हाँ। किया भी होगा तो हम कभी बोलेंगे नहीं, बिकॉज मतलब ना हमारा कोई उसमें फायदा है ना उद्देश्य है, हमें जो करना था हमने कर दिया। बट आपने कहा ये प्रोवोक कर रहा है, मतलब व्हाट डज पाकिस्तान रियली वांट विद इंडिया नाउ? पाकिस्तान वांट्स पीस, पाकिस्तान चाहता है मुझसे बात करें। इतनी तो समझ में आती है कि ये हमें करना चाहता है कि तुम बैठ के मुझसे बात करो, जो हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। व्हाट इसका एम क्या है? हमें बातचीत पे लाना है या लड़ाई प्रोवोक करना है? नहीं, उसका एम ये है कि किसी ना किसी तरीके से इसको ऐसे इंटरनेशनलाइज करो कि बार बार, जैसे वो यूएन की बात कर रहा है कि अभी हम वापस यूएन में जाएंगे, कि एक इंटरनेशनल प्रेशर पड़े भारत के ऊपर हमसे बात करने का। ये उसका एम है। मुझे नहीं लगता कि वो भारत से लड़ाई करने के मूड में है इस समय। जैसे बिलावल ने कहा भी ना न्यूयॉर्क में कि आई मस्ट एम्फसाइज द ग्लोबल कम्युनिटी, टुडे इज लेस सेफ, द वर्ल्ड इज लेस सेफ post this ceasefire and there may not be enough time for international community to intervene. Exactly. And दूसरी मैं आपको बताता हूँ, इसकी एक और इंटरप्रिटेशन है जो ये बता रहे थे, उसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ जो भी इन्होंने बोला। देखिए, ऐसा है कि इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने हमला किया, ऐसा माना जाता है कि जब भी हम लोग इस किस्म की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो जो टारगेट पे होता है वो होता है दुश्मन के कमांडर का ब्रेन, यानी कि आसिफ मुनीर का ब्रेन। उस ब्रेन में हमने ये घुसाना था कि आपका जहाँ पर भी न्यूक्लियर वेपन है वहाँ पर हम मार सकते हैं और पहुँच जाएगा। वो उसके दिमाग में घुस गया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब इनको ये लग रहा है कि कभी भी ये जो न्यूक्लियर हथियार है सबसे पहले उस समय मारा जा सकता है। हो सकता है उसके गेट में जो इन्होंने डगआउट बनाया था वहाँ पर कुछ नुकसान हुआ हो, तो उससे वो ये कह रहे हैं कि ये तो गेट भी गया काम से। तीसरी चीज़ ये है कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो अनअसेंबल्ड होते हैं, इनको असेंबल करना पड़ता है। भारत ने इतना सटीक निशाना लगाया है कि जब आप असेंबल करोगे, हमें पता है सैटेलाइट तो हमारी हैं और हमें पता है कि जब तुम उसको जोड़ोगे तब मार पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि फिर उसको उठा के जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें लोड करना पड़ेगा। तो जब डिलीवरी सिस्टम है उसको भी हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि हम हवा में भी मार सकते हैं। तो इसलिए इनको ये लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियर वाला जो है, आपने ध्यान किया होगा कि सिंदूर से पहले
सारे इनके लीडर ये बोल रहे थे हमने न्यूक्लियर वेपन ऐसे ही नहीं बना के रखे खिलौने हैं, नहीं रखे खिलौने नहीं रखे हुए वगैरह पाव वगैरह। किलो जिस के दिन सिंदूर हुआ उसके बाद आज तक एक आदमी की एक स्टेटमेंट नहीं आई है न्यूक्लियर बम की। जिस दिन से 6-7 तारीख से ही नहीं बोले ये। हाँ, एक और बार नहीं उससे बोला। पहले रोज बोलते थे। हाँ। वैसे तो इनकी जान बसती है सर, नहीं इनके हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स तो में। वही है, उनको ये लगता है मतलब पाकिस्तान से अगर न्यूक्लियर हथियार ले लिया जाए हाँ तो क्या बचेगा ये? कुछ तो कुछ भी नहीं है उसके बाद तो, क्योंकि जो फौज है वो लड़ाई वो तो गवर्नेंस कर रही है, उसका लड़ाई से कोई लेना देना है नहीं। अपनी तो अब वो तो अपना फौजी फाउंडेशन देख रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं। तो इनकी अब- जो कुछ भी इंश्योरेंस है वो इनका न्यूक्लियर वेपन है। आपके जो मिलिट्री कैपेबिलिटी में जो ह्यूज डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान को, उन्होंने कैसे कॉम्पनसेट किया था? एक बाई हैविंग अ टेरर नेटवर्क जो हमारी फौज को बांधे रहता था लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हिंटरलैंड में डूइंग काउंटर टेरर ऑपरेशन, और दूसरा है हमें रिस्ट्रेन करता था पॉलिटिकली कि भाई न्यूक्लियर ब्लफ है हमारा। अगर आपने न्यूक्लियर ब्लफ कॉल ऑफ कर दिया है जैसे हमने इस बार किया है और टेरर नेटवर्क को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है, टेररिस्ट आएंगे अभी भी, बट एक बेसिक बैकबोन नहीं, अगर इन दोनों बातों को छोड़ दें, आपने बिल्कुल बहुत मुझे अच्छी लाइन दे दी बात करने के लिए। आपने कहा इसके पास 2 ही लीवर थे इंडिया के खिलाफ, एक न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर ब्लफ आपने कॉल कर दिया। अब दुनिया को पता है कि भाई न्यूक्लियर, 2 न्यूक्लियर देशों के बीच में भी जंग हो सकती है। दूसरा आपने कहा कि इसको एक बड़ा लो कॉस्ट ऑप्शन मिला हुआ था कि ये टट्टू भेजते रहो और इनकी आर्मी जो है वो एंगेज रहेगी। नाउ अगेन आई एम कमिंग बैक टू एलओसी। अगर ये एलओसी खत्म हो गई, एलओसी के पार ही तो बैठे हैं सर आतंकवादी सारे, एंड और हमें उसकी इज्जत करनी पड़ रही थी। अब अगर एलओसी खत्म तो आप तो वैसे भी आपकी टेरिटरी है तो आप उसको लेने के लिए जा सकते हो, अदरवाइज नहीं तो घुसकर मतलब ब्रॉडली घुसकर डे लाइट में भी आप आतंकवादियों के खिलाफ तो एक्शन कर ही सकते हो। अब तो मतलब डायरेक्ट हमला हो सकता है, सीधे हमला कर सकते हो हाँ, ना। जो भी टेरर कैंप भारत है। मेरी समझ से वेट कर रहा है कि अंदरूनी जो लोग उठें, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों। जब अंदरूनी विद्रोह शुरू होता है उस समय कोई भी संस्था हो उसको काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने लोग हैं, अंधाधुंध उनको मार भी नहीं सकते। और जब अंदरूनी दबाव आता है तो कहीं ना कहीं जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो एक्सपोज होती हैं। अभी मेरी समझ से आसिम मुर्रे की जो 16 अप्रैल की स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल एक इंडिकेशन थी कि कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, और 22 तारीख को उन्होंने वो कर दिया। अब युद्ध के बाद ऐसी कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई आसिम मुनीर की तरफ से, तो इस वक्त मेरी समझ से दे आर रीग्रुपिंग, दे आर असेसिंग कि हमारा एयर डिफेंस कैसे भारतीय वायुसेना निकाल पाई, हमारे ये जो प्रिसाइज टारगेटिंग हुई है उसमें इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है उनकी तरफ से, वो हमारे जो प्रिसिशन वेपन्स हैं वो उनके जो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कैसे भेद के अंदर चले गए। उनको मेरी समझ से सबसे बड़ा झटका लगा जब नूर खान का उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गया। वो जो स्ट्राइक थी दैट ब्रॉट देम टू नीज within one strike, because they felt कि यहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। And not only did we strike, the strike went so precise that everything there, but इनका जो दीन ईमान है इनके यहाँ पे है, I was reading somewhere, इन्होंने बुलडोजर मंगा के वो पूरा एरिया समतल कर दिया, जो आदमी अंदर है अंदर वो दबा दिए ताकि कोई प्रूफ ही ना आए, ताकि जनता को दिखे ही ना कि। तो ये एक अजीब सा सिस्टम है इनके देश में, जो कारगिल के बाद इन्होंने अपने युद्ध में जो मारे गए उनको नहीं लिया। अभी जाफर एक्सप्रेस गई है उसमें कई आर्मी के लोग मारे गए, उनकी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं कि जो इनके देश के यूनिफॉर्म लोग हैं, चाहे वो फ्रंटियर के ओर के हों, चाहे मतलब अपने इनके रेगुलर आर्मी के हों, उनके परिवारों में ये होगा कि कल को अगर कुछ भी होता है तो हमारे हाथ पकड़ने वाले कोई नहीं है। अच्छा, इसी में एक मजाक कर दिया बिलावल ने। बिलावल भुट्टो ने कहा मिलिट्री लीडरशिप हैज फॉट ऑन बैटलफील्ड एंड दे हैव अर्न्ड देयर ऑनर्स एंड टाइटल्स यही वो एंड प्रमोशंस। मुनीर ने अर्न किया प्रमोशन। सुनिए सौरभ, आपके व्यूअर्स के लिए, बिलावल भुट्टो के नाना जी को आर्मी ने हैंग किया। बिलावल भुट्टो की माता जी को आर्मी के उससे मरवाया गया। बिलावल भुट्टो के दोनों मामा जी को मरवा दिया गया। बिलावल भुट्टो पूरी हर स्पीच में ऑपोजिशन, और आज वही आदमी सबको पीछे करता हुआ, उसका जो फादर है वो प्रेसिडेंट है
और वो उसी संस्था आर्मी को की सैल्यूट मार रहा है। मार रहा है। हाँ, नहीं उन्हें भी ये डर है ना, हाँ। जब नेक्स्ट नंबर हमारा है तो- कि अगर नहीं तो बोला वो- ऐसे नहीं बोला ऐसे तो हमारा भी नंबर लग जाएगा ना। LOC पर हाउ डू दीज बोथ आर्मी स्टैंड, मतलब हम एडवांटेजेस हैं LOC पर? नहीं देखिए सौरभ, LOC 740 किलोमीटर लंबी है और नियरली कंप्लीटली हाई माउंटेनस टेरेन है। तो माउंटेनस टेरेन में आप कहीं पे एडवांटेज पे भी होते हो, कहीं पे टैक्टिकल डिसएडवांटेज भी होते हो, कहीं पे इतना नज़दीक होता है जैसे कि मैं और आप बैठे हैं, आई बॉल टू आई बॉल जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस तरह से बोला जाता है। तो ये आपके पैचेस हैं कि कहाँ पे आपका टैक्टिकल एडवांटेज है। एंड सबसे बड़ी जो हमारी एक भूल हुई थी जो 1965 वॉर के बाद, जिसको कि आज तक हम कह रहे हैं और हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, जो हाजीपीर पास हमने वापस कर दिया। हाजीपीर पास तो हमारा था और हाजीपीर पास हमारा कश्मीर वैली और पुंछ राजौरी को कनेक्ट करता था। और आज की तारीख में मैंने वहाँ सर्व किया हुआ है 2001 से 3। हाजीपीर पास ना होने की वजह से जो हमारे ट्रुप्स हैं वो ऐसे देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और पाकिस्तानी ट्रुप्स ऊपर बैठे हुए हैं। ये कश्मीर और जम्मू को कनेक्ट करता है? नहीं, ये उड़ी और पुंछ को कनेक्ट करता है। उड़ी और पुंछ को कनेक्ट करता है। और अगर जैसे ये पास उनके पास है, अब क्या है कि अगर पुंछ से आपको उड़ी जाना है तो आपको वापस जम्मू आना पड़ेगा और फिर घूम के फिर श्रीनगर जाएंगे आप, और फिर जाएंगे बारामूला, और फिर आप वहां पे उड़ी तो ये हमने दिया, इसके बदले में कुछ लिया भी था इनसे? नहीं, उस समय यही एक नहीं, थोड़ा सा छंब में थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ था, उसके बदले थोड़ा सा छंब में एक्सचेंज हुआ था, कुछ कॉम्प्रोमाइज उधर हुआ था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है नेगोशिएशन में, नहीं, और हम 2 बार जीत चुके हैं। नहीं, बहुत है, 93,000 हमने वो लिए, और 2 बार हम जीत चुके हैं इस हाजीपीर पास को। 2 बार 47-48 में भी ये हुआ था, दोनों बार। अच्छा, गिव अप कर दिया, दे दिया, तब भी दोनों बार दे दिया। तो वो अब जो अच्छा है, आपने बिल्कुल सही बात बताई है, अब ये मौका है कि अब LC नहीं है, LOC आउट है, तो फिर तो अब हाजीपीर भी वापस कब्जा किया जा सकता है बिना किसी। सियाचिन भी सर ऐसी ही था ना, मतलब लेकिन मैं एक जिसका चीज़ दाव बता लगा दूं, हमारा लगा, हम पहुंच गए। हम पहले पहुंच गए, बिल्कुल। और लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इसको जैसे एयर मार्शल साहब भी जो समझा रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा और एम्पलीफाई करूंगा। POK को कब्जा करने के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी हैं। अब कंडीशंस क्या हैं उसमें? पहली कंडीशन ये है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था, एक लीडर था, उसने जितनी भी वहाँ पे नाराज़गी है उनके लोगों की, और जो सताए हुए लोग हैं उनको एक साथ गैल्वनाइज करके उसने एक मूवमेंट बनाया। बिल्कुल ठीक। और वो मूवमेंट बना मुक्ति वाहिनी के तौर पे और बाकी जो लोग परेशान लोग हैं उनके तौर पे। ऐसा ही एक लीडर चाहिए POK में, क्योंकि अगर लीडर हो और वो लीडर पूरे जो जितना भी अपोजिशन है, डिसग्रंटलमेंट है, उसको ठीक से अगर सिनर्जाइज कर सके और एक लीडरशिप के नीचे आ जाए, तो हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा POK को वापस अपने भारत में जोड़ने के लिए। क्या आप इसको एक एसेंशियल कंडीशन मानते हैं? नहीं, एसेंशियल कंडीशन का दूसरा कंडीशन ये कि आपकी जो पावर एसिमेट्री है, यानी कि जो कॉम्बैट पावर एसिमेट्री है, लड़ाई की जो ताकत है एसिमेट्री, या वो इतनी ज़्यादा हो, और इंटरनेशनल ओपिनियन का तो अभी जैसे ये खुद ही बोल रहे हैं कि भाई अब तो कोई हमारे लिए मतलब ही नहीं बना, क्योंकि जब आपने पुरानी चीज़ें सारे LC जो है और शिमला एग्रीमेंट हटा दिया, तो हमारे हिसाब से तो अभी और कोई एग्रीमेंट तो बचा ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो शिमला एग्रीमेंट ही था, और यूनिलेटरली तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो इसलिए आज से जाहिर है कि ये एकदम एसेंशियलिटी नहीं है, लेकिन ये एक आपके ऑपरेशन को बहुत आसान कर देती है। ठीक है, तो वो अभी वहाँ ऐसा तो वहाँ कोई नहीं है फिलहाल। नहीं, ऐसा लीडर नहीं है, लीडरशिप डिसग्रंटलमेंट है लेकिन लीडर नहीं है। लीडर नहीं है। हाँ, कुछ इनके लीडर हैं POK में, लेकिन ये सबके सब बाहर हैं, बाहर से बोलते हैं ज़्यादा। अभी ऑन ग्राउंड में कोई ऐसा जो सबको ऑर्गेनाइज कर ले, वो इतना सही नज़र नहीं आता। टाइड रिवर्स सर होना ज़रूरी है, कि जैसे हमारे यहाँ से एक टाइम पर पीक मिलिटेंसी में कश्मीर में लड़के उधर जाते थे। मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ कि आपने बात की कि यहाँ इतनी नाराजगी हो इनसे कि भाई इंडिया को हेल्प देम लाइक वी हेल्प मुक्ति वाहिनी। सी सौरभ, ये जो सर कह रहे हैं इम्प्लोजन, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरनल ऐसी मूवमेंट होगी और वो रीजन इम्प्लोड करेगा, उसमें समय और जो पूरा सेंटिमेंट है उसको गैदर करने में बहुत टाइम लगता है।
जो ये एलओसी वाला स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया, इसको मैं मोर ऑफ अ रिटोरिक मानता हूँ कि भाई क्योंकि उनको कोई एक मीडिया में स्टेटमेंट आउट करना है और ये एक फ्लैशी स्टेटमेंट है जो आईबॉल्स क्रिएट करता है। देखिए आज हम उसके ऊपर शो कर रहे हैं, पूरा बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक रिटोरिक है। इसकी मिलिट्री डायमेंशंस, इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस बहुत ज़्यादा संगीन होती हैं। और वेदर इंडिया आज इस मौके को कहते हैं ना इनकैश करना चाहे या ना चाहे, वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग, इट इज डिपेंडेंट कि हमें क्या चाहिए करना है। और दूसरी चीज़ इसी पे थोड़ा सा ऐड करूंगा, आपकी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये जो कंडीशन है, अगर आप देखें पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी एक भी जगह एलसी को वायलेट नहीं किया। अगर आप देखें एलसी की जो अलाइनमेंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो अलाइनमेंट है, और जो ये सीज फायर लाइन है, इसकी अलाइनमेंट में कई जगह फ़र्क है। तो ये जो वो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये रेटोरिक है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री ने भी अभी एलसी वायलेट नहीं किया है कहीं पे भी, या ऐसा नहीं है कि कई जगह सीज फायर लाइन में हमने जगह छोड़ी थी और कई जगह हमने जगह ली थी, तो उन्होंने वायलेशन कोई नहीं हुआ है। अरे सर, ये तो अब क्योंकि सब ओपन में आ चुका है कि कई बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं कि दोनों देशों के बीच एलओसी को आप बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो कि भाई रखो जो तुम्हारे पास है और हमारे पास जो है वो हमारे से रहे। आपकी सेंस क्या कहती है आज का इंडिया इसके गोल्स में है पीओके को एक्चुअली मिलाना अपने में? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि भारत ये चाहेगा कि अंदरूनी तौर से पीओके में अनरेस्ट इस स्टेज तक पहुंचे, बट उसकी फ्लिप साइड ये है कि उस पाकिस्तान देश में एक भी व्यक्ति जो एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलता है, या तो वो डिसअपियर हो जाता है या वो देश छोड़ के भाग जाता है। एंड वहाँ पे डिसेंट अगेंस्ट द ISI and the army is handled with such a fierce this thing, and plus जो fanatic kind of ideology है वो कहीं ना कहीं ओवर, जैसे अब ये जंग हुई, अब आपने थोड़े दिन पहले एक मौलवी जी को देखा होगा टीवी पे, तो बोल रहे हैं कि दिस वाज फॉर रिलीजियस रीजंस दैट वी लगभग सब लोग ये उन्होंने कहा हार भी गए तो कोई बात नहीं, रिलीजियस हो रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड देयर, दिस थिंग वी डिडंट ओपन अप आवर मिसाइल्स बिकॉज़ हम अपने रडार की लोकेशन नहीं देना चाहते थे। सो वो जो गलिएबल पब्लिक है, मैं बार बार हर फोरम में ये कहता हूँ कि उनके देश में वो कोई भी युद्ध आज तक नहीं हारे। इवन ये 4 दिन की ऑप सिंदूर के बाद लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद में मिठाइयाँ बांटी गई हैं, वो ढोल बजा रहे थे, तो वो इसमें तो परफेक्ट है वो। हाँ, तो शाहिद अफरीदी वो लेके झंडा हाईवे पे जा रहा है और जनता उसके पीछे भाग रही है कि वो युद्ध जीत गए हैं। उनके हर नरेटिव में ऐसा है, उनके कहीं पे भी नहीं आया कि 93,000 लोग उनके प्रिजनर ऑफ वॉर थे। उनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि वो बांग्लादेश बन गया ईस्ट पाकिस्तान का। उनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि वो कारगिल युद्ध हार गए। ऐसे ही उनके नरेटिव में कहीं नहीं है कि वो ऑप सिंदूर हारे। तो जब तक वो नैरेटिव को अपने हिसाब से मोल्ड कर पाएंगे अपनी जनता के लिए, वो जनता तो वही फॉलो करेगी। पीओके अभी उस थ्रेशोल्ड पे नहीं आया, आपको लगता है कि वो पीओके नहीं आया क्योंकि ये दबा देते हैं, मतलब दे नो कि कैसे दबाना। अब जैसे बलूचिस्तान है, उसके कई सूबे अभी इनकी पहुंच से बाहर हैं, जो मैं पढ़ रहा था, पॉकेट्स बाहर हैं, बट वो खबर कहीं निकलने नहीं देंगे। वो इसको ऐसा कंट्रोल रखेंगे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और क्या प्रॉब्लम है। एंड दे जो इस 4 दिन के युद्ध से सीखने में आया है, मोर एंड मोर वॉर विल बी नॉन कॉन्टैक्ट नाउ। इट विल बी मोर ऑन सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड यूज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट वेपन्स। तो ये इस तरह से हमारे को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको ये भी लगता है कि दिस काइंड ऑफ 4 दिन का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेट्स कॉल इट कॉन्फ्लिक्ट, ये फ्रीक्वेंट भी हो सकता है? सी, अभी जो थ्रेशोल्ड भारत ने लोअर कर दिया है बिटवीन कन्वेंशनल एंड व्हाट हैपेंड वाज सब कन्वेंशनल वॉर, अभी जो हुआ था, तो उसमें जो कन्वेंशनल वॉर और सब कन्वेंशनल वॉर के बीच का जो गैप था वो बहुत हमने कम कर दिया अभी। तो अब भारत ने चेतावनी भी दी है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद कि कुछ भी टेरर एक्टिविटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो नाउ देयर इज सम डिटरेंस इन माय ओपिनियन कि वो 4 बार सोचेंगे टू डू टेररिस्ट, बट वो क्या करेंगे, दे विल incite the local people there, whereas saying ke it is not us, it is the whole genesis. One, second, they would also like to regroup fast with help of their people
टू से के हमारी तुरंत से, और बहुत सारे देश निकल के आए जो मदद करने को तैयार हैं। तुर्की के अपने लोग जो उनको ड्रोन उड़ा रहे थे वो मारे गए हैं इस युद्ध में। तुर्की ने ड्रोन सप्लाई किए, ड्रोन ऑपरेटर भी भेजे, ड्रोन ऑपरेटर भी भेजे, क्योंकि उनको इतना समय नहीं मिला इनको सिखाने के लिए, तो इन्होंने बोला होगा। तो किसी भारत पाक की कॉन्फ्लिक्ट में तीसरे देश के जो व्यक्ति मारे गए हैं वो भी कहीं निकल के नहीं आया। थ्रेशोल्ड लो है, वो तो ठीक है। आपने कहा कि ये अलग अलग फॉर्म्स में कुछ करने की कोशिश करेंगे। सर आपको क्या लगता है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने सवाल पूछा था मैं उसका डायरेक्ट रिप्लाई देना चाहूँगा कि जो आप ये बता रहे हो, सबसे पहले जो थ्रेशोल्ड आपने पूछा, पीओके में अभी ये थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में ये थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई है कंपेरेटिवली पीओके से कंपैरिजन में। बलूचिस्तान में सेपरेटिज्म का हाँ, सेपरेटिज्म का और आज़ादी का, और काफ़ी एरिया उनके कंट्रोल में है। पीओके में अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एरिया उनके कंट्रोल में है और पाकिस्तानी मिलिट्री की वहाँ पर नहीं चलती। बलूचिस्तान में ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री की नहीं चलती, वो घुस भी नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो एक जो ये सिचुएशन है ये उधर है। दूसरी चीज़ आपने ये पूछी कि क्या पीओके हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमारे एम्स में है क्या? एम में है, एम में जरूर है। कारण क्या है, नॉन मिलिटरीली कैसे भी वो जरूर है, क्योंकि हमारा जो पीओके की आप इंपॉर्टेंस देखिए, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, इससे सारा का सारा कनेक्शन हमारा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है उनके साथ मिलता है। वहाँ पर तेल भी है, वहाँ पर मिनरल्स भी हैं, वहाँ पर सब कुछ है। वो हम कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ना हम उनके साथ जुड़ पा रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़ना, हम भी चाह रहे हैं उनके साथ जुड़ना और ट्रेड करना। वो एक पूरा का पूरा हिस्सा हमारे से निकल गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम वहाँ से थ्रू हो जाते हैं तो वहाँ से हमारे लिए रूस के पास पहुँचना और बाकी यूरोप पहुँचना वो भी आसान हो जाता है। तो ये एक जो कनेक्टिविटी इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे पास इंसेंटिव है ये काम करने, इंसेंटिव है, क्योंकि ये जो पीओके है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तभी तो आप देखिए कि कुछ भी हो जाए, हम लोग कभी भी गिलगिट बाल्टिस्तान को, और हम ब्रिक्स में भी जाते हैं, एससीओ में भी जाते हैं, जहां पे वो डाल देते हैं इसका पीओके के बारे में या सीपीसी के बारे में या बीआरआई में, तो हम साइन नहीं करते। एक सवाल और, फिर दोनों सवाल आपसे ही। फिर दूसरा सवाल मैंने सर से किया था कि आपको क्या लगता है ऐसी ये 4 दिन की ऑपरेशन सिंदूर जैसी लड़ाई जो है ये फ्रीक्वेंटली हो सकती है आगे? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि टेररिज्म से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इसमें। वो बाज नहीं आने वाले। कुत्ते की दिम जितने टाइम आप नली में रखो मुड़ी की मुड़ी रहती है। तो टेररिज्म के एक्शंस होंगे, चाहे वो होम ग्रोन और फॉरेन मिला के हों, चाहे जैसे मर्जी हों, और उसके बाद में ये पनिशमेंट हमें बार बार करनी पड़ेगी। इसको ये मेरे हिसाब से तो ऐसा ये चुप नहीं बैठेंगे और फिर हमें भी जवाब देना और होगा ये कॉन्टैक्टलेस ही जैसा इस बार हुआ। सौरभ, इसमें 2 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इस बार आप एस्केलेशन को कंट्रोल कर पाए थे। अगली बार अगर इस तरह होता है, कोई गारंटी नहीं है कि एस्केलेशन कंट्रोल में आप सक्सेसफुल होंगे। एस्केलेशन कंट्रोल अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो किस हद तक बढ़ेगी बात, नोबडी कैन से। दूसरी बात, जो मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, आप टेरर अटैक की वेट नहीं कर सकते। अब आपको रिएक्टिव नहीं, आपको प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी रखनी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हम डिप्लॉयड हैं, हमें दिख रहा है कि 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर टेररिस्ट लॉन्च पैड में अगर टेररिस्ट आ रहे हैं, हम वेट नहीं कर सकते कि भी अच्छा वो सक्सेसफुल होगा इन्फिल्ट्रेशन, अच्छा वो अंदर पहुंचेंगे। यू हैव टू टेक देम आउट। कर्नल साहब, बात हो रही कॉन्फ्लिक्ट दोबारा होगी कि नहीं होगी? अब हम शुरू करें या वो करें, उसको तो रीजन, अब मान लो आप क्रॉस करके चले जाओ तो वो उसके लिए प्रोवोकेशन है, वो स्टार्ट करेगा। नहीं, सो यही मैं कह रहा हूं, टेररिस्ट अटैक का आप वेट नहीं कर सकते। टेररिस्ट लॉन्च पैड पे पहुंचते हैं, आपने उनको खत्म करना है एज अ प्रोएक्टिव मेजर। अगेन, क्योंकि आप टेररिस्ट लॉन्च पैड पे टेररिस्ट को खत्म कर रहे हो, पाकिस्तान के पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगा हमारे पास प्रोएक्टिव एक्शन लेने का। तो इस बार भी नहीं था। हाँ, तो बट इस बार तो आपने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन को डिस्ट्रॉय किया। मैं तो सिर्फ एक शैलो ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं जिसमें आपका देश इन्वॉल्व नहीं होता है। दिस इज बेसिकली अ लाइन ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन। 2016 जैसा, 2016 का एक्सपेंडेड फॉर्म आप कह सकते हैं। वो एक राउंड द क्लॉक 24/7 लाइन ऑफ कंट्रोल पे चलेगा, तभी टेररिस्ट अटैक मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा अंदर, या नहीं होने का अंदेशा रहेगा। फिर वही सर प्लेन जो यहाँ से शो शुरू हुआ था, एलओसी तो वायलेट होगी। करेक्ट। उसको अब भारत के अपने इंटरेस्ट में भी करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हमें तैयार रहना चाहिए ऐसी सिचुएशन दोबारा आने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग उसी मुताबिक करनी चाहिए ताकि ये सिचुएशन जैसे ही आए और हमें ये करना पड़े, और नेक्स्ट टाइम भी हमारा प्रिसीजन अटैक होगा और एस्केलेशन डायनामिक्स। आखिरी 2 मिनट और हैं सर, तो एक और महत्वपूर्ण सवाल में बात हो जाए, ये क्या चूरन बेचा पाकिस्तान ने अमेरिका को सर? एंड हाउ विल द वर्ल्ड बिहेव
से अगर भारत और पाकिस्तान दोबारा कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो जाए। अगर हथियार देखे जाएं, इवन टर्की इज ए नेटो मेंबर, तो जितने वेपन्स उन्होंने लिए हैं वो सारे वेस्टर्न हैं, बारिंग अ फ्यू चाइनीज़ वेपन। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके नरेटिव में ये कहीं आए दुनिया में निकल के कि उनके जो हथियार हैं वो भारत में निर्मित या रूस में निर्मित हथियारों से विफल हो गए, पिट गए। उनकी मार्केट डाउन हो जाएगी, उनके अरबों रुपया का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो वो नरेटिव बिल्डिंग जो कि मीडिया हाउसेस बड़े बड़े डीप स्टेट कंट्रोल करते हैं, वो जो नरेटिव उन्होंने दुनिया के सामने बुना, वो भारत का नरेटिव कहीं नहीं है उसके आगे। एक तो हम वैसे ही वीक हैं अपना नरेटिव बताने के लिए नेशनल लेवल, और दूसरा जो ये शक्तियां हैं वो इस तरह से, तो वो उनका लाडला है, वो 100 खून माफ हैं, वो जो मर्जी करे, वो आंख बंद करके अमेरिका दूसरी तरफ देखता बल्कि है। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, वो नैरेटिव हाईजैक हो गया, आर्म्स डीलर का नैरेटिव बन गया है कि भाई चीनी हथियार और वेस्टर्न हथियार, वो उनको ये मत दिखाओ कि वो पिट गए, और रूसी हथियार और जो भारतीय हथियार हैं उनकी विजय मत दिखाओ। इसलिए उन्होंने सारी मैगजीन खरीदी हुई है, ब्लूमबर्ग को भी खरीदा हुआ है, सारे चैनल वो खरीदे। एक चीज और बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, ये पहली बार है दुनिया में कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में चीनी हथियारों का प्रयोग हुआ है। तो पूरी दुनिया गौर से इस 4 दिन की ऑपरेशन को देखेगी, क्योंकि यही हथियार ताइवान के अगेंस्ट यूज होंगे, यही हथियार फिलीपींस के अगेंस्ट, यही जापान के अगेंस्ट नहीं। तो पूरी दुनिया इन हथियारों को जो पहली बारी किसी कॉन्फ्लिक्ट में प्रयोग हुए हैं चाइनीज, उसके ऊपर बहुत स्टडी कर रही होगी इस वक्त। ठीक है, राइट सर। तो आज सर समय इतना ही था, लेकिन इतना समझ में आ गया कि अगर ये एलओसी, जब तक ये एलओसी है, इसका फ़ायदा फ़िलहाल पाकिस्तान को ही है। तो पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि एलओसी ख़त्म हो जाएगी और या हो गई है, तो वो ये समझे कि फिर वो भारत को न्योता दे रहा है, और भारत में भी ये सोच कहीं ना कहीं तो चली रही होगी। जैसे कर्नल साहब ने तो बड़ा खुल के इस बात को कहा कि भाई आतंकवादी अगर सामने बैठा तो वेट किस बात का है, फिर एलओसी है कि नहीं है, अब फर्क नहीं पड़ता। जब आप इतना बढ़ चुके हो, जब आप इतना बढ़ चुके हो तो फिर अब फर्क नहीं पड़ता। सर लेट्स सी सर आगे क्या होता है भविष्य में। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, कर्नल साहब आपका, मार्शल साहब आपका, प्रोग्राम में आए आप।